गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, सबके परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई भी चल ही रही होगी। आज शनिवार है और हम लोग संविधान का टॉपिक पढ़ रहे थे। अभी मैं यहाँ स्टूडियो में बातचीत करती कि सैटरडे को 4-5 क्लासेस ना दें, सैटरडे को कोशिश करेंगे 2 या 3 क्लासेस रखा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हम क्यों लें पढ़ाई का। नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। डेली में मेरे ख्याल कितने लेक्चर्स होते हैं हमारे डेली में? 4 से 5। अच्छा, 4 से 5 आपके मेन क्लासेस हैं। 4-5 क्लासेस बहुत हैं। जैसे 10-10 क्लासेस पढ़ के तो आदमी वैसे ही चक्कर आ जाएगा। खुश रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सबकी इम्यूनिटी ठीक ठाक रहे। और जो मुझे फील हो रहा है कि ज़ुकाम खांसी तो हर एक को पकड़ता ही जा रहा है, बुखार भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है। सुनील सर को भी खांसी ज़ुकाम हो गया है और मुझे भी कल परसों से लग रहा है थोड़ा हल्की हल्की से जैसे ठंड लगने वाला काम होता है। तो अपने आप को बस बचा के रखना है। बाहर कम से कम जाइए जितना हो सके। अब जैसे आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है तो बाहर निकलिए ही मत। मिनिमम कोशिश कीजिए कि बाहर जाना पड़े, पर जिसका काम नहीं चलता उसको जाना भी पड़ता है। हमारी टेक्निकल टीम भी रोज़ बाहर से ही आती है, क्योंकि ऐसा नहीं पॉसिबल ना कि सब एक जगह बैठे रहें। तो जिसके पॉसिबिलिटी नहीं है, जिसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, उसको जाना चाहिए। पर जितना हो सके उतना अपना नहीं ज़रूरत है तो घर तक सीमित रहें, ताकि बीमारी को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा ना दें। ठीक है, चलिए। कल हम लोगों ने बातचीत की थी संविधान के बारे में, और कल थोड़ा सा इशू कुछ रहा था कुछ बच्चों के फ़ोन में, वो रिफ्रेश करने से ठीक भी हो गया था। तो टेक्निकल जो चीज़ें होती है ना बच्चों, ये कभी कभी ऐसा होता है। देखो, यहाँ भी जो टीम है ये भी तुम्हारे जैसी है, तुम्हारी एज के लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। तो अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी जाए तो उसमें हा हुआ नहीं मचाना होता। वो लगातार इनके फ़ोन्स चल रहे होते हैं, यहाँ पे 4-5 लोग लगातार एक्टिवली देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। पर ठीक है, टेक्निकल चीज़ें, कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक, कोई गड़बड़, कभी हमारे पार्ट पे, कभी दिल्ली या कभी जहाँ से ये सिग्नल्स और ये सब चीज़ें चलती हैं, हो सकती है। तो उसमें सबकी जिम्मेदारी है कि बिल्कुल कूल होके, ठीक है कोई बात नहीं है, हो गया, काम कर देंगे उसके ऊपर। और अगर कभी ज़्यादा ही डिफ़ॉल्ट रहेगा तो हम उसको आगे बढ़ा देंगे, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। चलिए, हम लोग संविधान पढ़ रहे थे। संविधान हमने 3-4 दिन हमें हो गए संविधान के ऊपर एक बेसिक समझ, मुझे लगता है आप सब लोगों की बन गई होगी कि संविधान क्या है, संविधान कैसे काम करता है। संविधान जो है, अच्छा कोई लिख रहा है मैं जॉब ही हॉस्पिटल में करता हूँ। चलिए, भगवान करे आप ठीक ठाक रहे, आपका परिवार ठीक ठाक रहे, और आप अपना जितना सहयोग दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संविधान के बारे में मैंने आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर सारा समझा दिया था। हमने बातचीत की थी एक मिशन की जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन 1946 में आपके देश में आता है और इसमें 3 लोग आते हैं। पैथिक लॉरेंस जो इसके हेड हैं, अध्यक्ष हैं, अलेक्जेंडर और एक स्टेफर्ड क्रिप्स, और ये तीनों यहाँ मार्च में आते हैं और मई में चले भी जाते हैं। इनके सजेशन के अनुसार हमारे देश में 389 लोगों को, कुछ मनोनीत यानी नॉमिनेटेड और कुछ इलेक्टेड, और कमिश्नरी प्रांत के भी कुछ लोगों का चयन होता है। और इस तरह करके 389, क्योंकि आपकी आबादी 40 करोड़ की थी तो 400 सीटों के आसपास बननी थी, तो 389 मेंबर्स का टोटल चुनाव हुआ। डायरेक्ट कह लीजिए, सीधे चुन के आए या फिर मनोनीत किए गए। और उन 389 में आपकी मुस्लिम लीग भी है, आपकी हिंदू महासभा भी है, कांग्रेस भी है, सब लोग हैं, स्वतंत्र वाले भी सब लोग हैं। तो इन 389 में से कुछ लोगों को लगा कि ये पूरा संविधान कहीं हिंदुओं को मेजर मान के लिखा जाए, उन्होंने इसका बाइकआउट किया, जिनमें से मुस्लिम लीग का एक बड़ा नाम है, 73 लोग जिनमें से हैं। कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने खैर वापस इसको ज्वाइन भी कर लिया था। और मैंने बताया था जिस दिन ये इस पे साइन हुए इस किताब पर, उस दिन 284 लोग प्रेजेंट थे, यानी 389 से 284, तो आप लगा लीजिए 100+ लोग तो नहीं प्रेजेंट थे, क्योंकि उनमें से बहुत सारे मुस्लिम लीग के थे, कुछ वैसे प्रेजेंट नहीं हो पाए, तबीयत खराब थी। इसकी पहली मीटिंग में पहुंचे थे 207 लोग। टोटल 15 महिलाएं थी इस हमारे जो भारत की संविधान सभा थी इसके मेंबर्स में, और इन 15 में से एक मुस्लिम महिला थी, बेगम अय्याज रसूल जिनका नाम था, और उन 15 में से पहले में सिर्फ 9 पहुंची थी। टोटल मिलाकर 207 लोग प्रेजेंट हुए थे। और फिर हमने देखा था कि कैसे धीरे धीरे करके 9, 11, 13 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा और नेहरू, इन सबके नाम आपको कायदे से याद है। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा लेकिन उसको पारित नहीं करवा पाए उसी दिन, क्योंकि अम्बेडकर ने कहा वेट कर लेते हैं, क्या पता मुस्लिम लीग आना चाहे, क्या पता देशी रियासतें आना चाहें। और कुछ लोग आए भी, जैसा कि उन्होंने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था। और फाइनली जाके 1947 आज़ादी के साल में 22 जनवरी को आपने इसको देखा, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया। फिर काम के बंटवारे के लिए कमेटीज बनाई गई। इन कमेटीज में 23 कमेटी मेन थी, मतलब 22 मेन थी। एक वो छोटी कमेटी है जिसको ना के बराबर मानते हैं, और इनमें से कहें सबसे प्रमुख तो आप कहेंगे 8 कमेटी, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी।
जिसमें 7 सदस्य थे और अंबेडकर जिसके मुखिया थे। अंबेडकर जी की भी पूरी कहानी मैंने आपको समझाई थी, कैसे बम्बई से हारे, फिर बांग्लादेश में चला गया वो हिस्सा, पूर्वी पाकिस्तान में जहां से जीते, फिर कैसे बीजी खेर और इसका जो प्रांत था बम्बई, वहां पे MR जयकर जी ने इस्तीफा दिया, हिंदू महासभा के एक्टिव मेंबर थे, काफी बड़े लीडर थे, नामी गिरामी उस टाइम के, और उस सीट पे फिर अंबेडकर बैठे। अंबेडकर को आजादी के महज कुछ दिन बाद एक समिति बनी थी जिसका मैं नाम ले रही थी प्रारूप समिति। 29 अगस्त, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी, जिसके मुखिया बने BR अंबेडकर जी। उसके बाद मैंने बताया था कैसे सबने मिलजुल के काम किया, 60 देशों का संविधान अलग अलग तरह से देखा गया, समझा गया, फिर उसके अच्छे पॉइंट्स को हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नोट डाउन किया और सबने अपना अपना काम किया। फाइनल काम जो था वो अंबेडकर जी की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति की जिम्मेदारी थी और इसीलिए इन 7 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और प्रारूप का जो मेन काम था ना, वो एक ऐसे आदमी ने कर दिया था जो कि इसका मेंबर भी नहीं था। आप उन सबका उनका नाम जानते हैं, BN राव, बेनिगल नरसिंह राव। मैंने कल परसों लगातार आपको बताया, ये संविधान सभा के 389 में से नहीं थे, ये बाहर से हैं, लेकिन ये इतने बड़े जानकार हैं, इतने बड़े विधि के वेत्ता हैं, ज्ञाता हैं कि इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की तरफ से जो है हम लोगों ने भेजा था और 15 टोटल जजेस जहां चुने जाते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट जजेस, वहां इनका नंबर आया था। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। ऐसे आदमी को हम मानते हैं, ये हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी चीजें बातचीत की ना, सलाह ली हमने, चाहे वो अंबेडकर जी थे या कोई भी थे, उन सब के लिए BN राव जी के साथ बातचीत करके सबने सलाह ली। तो एक बहुत बड़ा पद होता है सलाहकार का। जो देश में जितने बड़े बड़े राजाओं के बारे में आपने पढ़ा है, सुना है, वो सब सलाह से चला करते थे। और देखो, शकुनी की सलाह मान के दुर्योधन ने क्या कर लिया था और भगवान कृष्ण की सलाह मान के पांडव कहाँ तक पहुंच गए थे। तो सलाहकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो BN राव जी का बहुत बड़ा योगदान है आपके देश के संविधान को बनाने में। जैसे इनका योगदान है, लेकिन वो योगदान स्पष्ट दिखता नहीं है, इसीलिए स्पष्ट अगर बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे संविधान के जनक है BR अंबेडकर जी। वो BN राव हैं, ये BR अंबेडकर जी हैं। अंबेडकर जी को KV राव नाम के एक आदमी ने, बहुत बड़े वो भी ये थे अपने टाइम के बड़े लीडर्स में से, उन्होंने कहा था संविधान के जनक भी हैं और जननी भी हैं, यानी फादर एंड मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये सिर्फ एक आदमी ने कहा। ज्यादातर लोगों का मानना है कि संविधान के पिता तो अंबेडकर हैं, लेकिन संविधान की मां ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, क्योंकि उन्होंने 190 सालों यहाँ राज किया। तो उनसे बहुत कुछ हमने सीखा और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें, आप याद करो, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाई हैं। तो उन्हीं की देन थी ये दीवानी, फौजदारी और इस टाइप का सिस्टम हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। और मैंने ये भी बताया था कि अंबेडकर को जब किसी ने कहा कि आपने तो सारा चीट करके लिख दिया, तो क्या कहा अंबेडकर जी ने कि अगर किसी इंसान की या किसी देश में कोई अच्छाई है और उसको आप ले लेते हैं तो इसमें बुराई कोई नहीं है, चाहे वो अंग्रेजों के देश से ही क्यों ना उठाना पड़े। और उन्होंने कहा था, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैंने हर देश के संविधान से बहुत बेहतर जो टॉपिक्स थे वो उठा के भारत के संविधान में ऐड किए हैं। तो उनकी अच्छाई है और अच्छाई को अच्छाई मानना चाहिए। और अगर अपनी पर्सनैलिटी में, मैंने कहा था, आपको कोई इंसान में कुछ भी अच्छा लगता है तो आप भी अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये सब तो हमने पढ़ लिया था। कल हमने बातचीत की थी, 11 सेशंस हुए और एक अंतिम बैठक हुई, तो इसलिए बहुत बार 12 सेशंस की बात करते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन क्यों है आप सब जानते हैं, क्योंकि 47 वाला पूरा साल, 48 वाला पूरा, 49 के नवंबर में ये किताब लिखकर तैयार थी, 26 नवंबर को। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम पीरियड लगा, जिसमें कि 11 सत्र हुए और एक अंतिम बैठक, और फाइनली भारत का संविधान लिखकर तैयार कर दिया गया। वो किताब फाइनल कर दी गई 26 नवंबर 1949 को। इस दिन इस किताब पर, जो वर्ल्ड का सबसे विशाल संविधान है, भारत का संविधान, जिसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओरिजिनल संविधान ना आपका इंग्लिश में लिखा गया था। ओरिजिनल जो पहली वो लिखी गई थी हैंडराइटिंग में, इटालियन स्टाइल में लिखा गया था, ये इटालियन स्टाइल में, और इंग्लिश में लिखा गया था। और इसमें 1,90,000 शब्द थे, या 1,70,70, अगर अंग्रेजी में कहें तो 1,70,70, और वैसे कहें तो 1,90,000। पेपरों में 70,70 नहीं आता, तो आप 1,90,000 याद रखें। 1,90,000 इतने वर्ड्स थे इसमें।
ठीक है, इतने शब्द थे। इटालियन जो स्टाइल है लिखने का वो था, अंग्रेजी में लिखा गया था और इसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर को यहाँ पूरे सदन के सामने ये रखा गया और इस पर उठ के नंबर वाइज 284 सदस्यों ने आके 11 पेजेस पर सिर्फ और सिर्फ, बड़े बड़े पेजेस हैं, अच्छे भारी भारी लंबे चौड़े से, उन पे सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षर हैं। तो ये 284 लोगों के हस्ताक्षर हैं और इस दिन संविधान में ये लिखित में है। इस किताब के जो स्टार्टिंग का पेज है ना, इसके पहले पन्ने को मान लीजिए आप कहते हैं प्रस्तावना। जैसे हमारा कंटेंट होता है ना किसी भी किताब में, भाई कंटेंट हिस्ट्री का ये वाला चैप्टर यहाँ, सिविक्स का यहाँ, तो ऐसे इस किताब में स्टार्टिंग में ही एक टॉपिक है जिसको आप कहते हैं प्रस्तावना। इसी को इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं और इसके स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब इस तरह से बहुत लंबी चौड़ी बात है कि भारत क्या है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे उन वर्ड्स को, मैं पढ़ाऊंगी उसको, पूरा एक एक शब्द बताऊंगी। ऐसे लिखा है एक पैराग्राफ और पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद यहाँ 3-4 लाइन में लास्ट में है, आज एतद द्वारा यानी अपने द्वारा, हम भारत के लोग से मतलब समझिए ये दिखाया गया इस किताब को कि हम पूरा भारत एज पीपल, हम लोग लोगों के फॉर्म में, यानी जो साइन कर रहे हैं ना वो अपने आप को भारत मान रहे हैं। तो आज भारत के लोग, साइन करने 284 लोग गए हैं लेकिन वो मुझे और आपको भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए स्टार्टिंग लिखी है हम भारत के लोग भारत को। तो इससे ये दिखता है कि भारत में सबसे बड़ी ताकत भारत के लोगों के पास है, जनता के पास है और यही कारण है कि हर 5 साल बाद बड़े बड़े लीडर्स भी हाथ जोड़ते नजर आते हैं क्योंकि उन्हें पता है जनता ही सर्वोपरि है भारत में। और अब ये ईवीएम का नहीं पता कि ये ठीक है या गड़बड़ है, अदरवाइज सरकारें डरा करती थी जनता से, क्योंकि जनता अगर चाहती तो सरकार को औंधे मुंह गिराने की ताकत रखती थी। अब तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इतना ज्यादा लोकतंत्र पे मतलब दिखावटी लोकतंत्र कई बार फील होता है कि भारत में चल रहा है, जो ओरिजिनल चीजें थी वो तो सब गायब ही होती जा रही हैं। खैर जो भी है, फिर भी हम ये कहते हैं कि भारत में इस प्रस्तावना से दिखता है कि सारी ताकत भारत की जनता के हाथ में है, तभी तो स्टार्टिंग है हम भारत के लोग भारत को, और यहाँ लिखा एतद द्वारा यानी अपने द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अपने आप को अर्पित करना, एक होता है समर्पित, एक होता है आत्मार्पित, अपने आप को अर्पित करते हैं। तो इस किताब को हम अपने आप को सौंप रहे हैं, तो अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं और अधिनियमित करते हैं, यानी इसमें लिखी हुई बातों को हम एक्ट मान के, कानून मान के फॉलो करेंगे। और इस किताब को, इसमें इस प्रस्तावना में डेट लिखी गई है आज तारीख 26 नवंबर, ऐसे लिखा है इन लोगों ने 26 नवंबर 1949। ये हिंदी में भी लिखा, हमारा कैलेंडर है ना, 2 कैलेंडर हैं आपके, एक शक संवत पर आधारित है और एक विक्रमी संवत पर। तो विक्रमी संवत की भी डेट मेंशन की गई, सन मेंशन किया गया, और शक संवत की जो आज हम कैलेंडर, जैसे मैं आज कहूँ भाई आज 1 मई है 2021 है, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। जो आपका हिंदू कैलेंडर है ना उसके हिसाब से ये महीने जो होते हैं चैत्र, माघ, फागुन, ये आपने सुने होंगे ना, जो हमारी दादी और मम्मी वगैरह यूज करती हैं शब्द, तो वो अपना इंडियन कैलेंडर है और वो शक संवत पर आधारित है। शक संवत जो कनिष्क नाम के एक बहुत बड़े कुषाण वंश के राजा ने चलाया था, जो पहली शताब्दी का राजा था, और जब कभी आज जैसे 2021 है, कभी 0 भी तो रहा होगा ना, उस 0 के बाद जब 78 ईयर्स बीते थे, यानी 78 एडी में कनिष्क जब देश का राजा बना, उत्तर भारत के बड़े हिस्से का, खासकर कश्मीर वाला और ये यूपी तक की बेल्ट पे उसका अधिकार था, मथुरा तक, क्योंकि उसकी एक राजधानी मथुरा भी थी। वैसे तो कनिष्क कुंडलवन थी कनिष्क की राजधानी, लेकिन वहां तक इसका एक प्रताप था। तो इसीलिए बता रही हूँ, कनिष्क के टाइम पे चलाया गया था शक संवत, तो उसको हमारी सरकार ने अपना जैसे इंडियन कैलेंडर उसमें फॉलो किया। तो इसमें 2 तारीख लिखी जाती है, 26 नवंबर 1949 और एक लिखी जाती है विक्रमी संवत के अनुसार, भाई ये वाली तारीख है, तो 2006 लिखा होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस है सालों में। तो ये जो प्रस्तावना है इसकी तारीख पूछे तो 26 नवंबर को लिखा हुआ है प्रस्तावना में। पूछे संविधान में कौन सी डेट वर्णित है, तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। अब इस पे जब साइन हुए ना, 284 लोगों ने साइन किए, तो इसमें कहा कि इस बुक में जितनी बातें लिखी हैं इन सबको हम आज से फॉलो नहीं करेंगे। तो आज से अपना क्यों रहे हो, क्योंकि कुछ चीजें हम आज से फॉलो करनी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन 2 महीने बाद एक तारीख आने वाली थी, 26 जनवरी 1950, महज 2 महीने तो बचे थे। तो कहा इस दिन इस किताब पर साइन हुए, इस दिन इसको मना लेते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पे साइन हुए हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मना लेते हैं या विधि दिवस मना लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किताब विधि की तो है, तो विधि दिवस मना लो इस दिन, यानी कानूनों का दिवस है, संविधान अंगीकरण दिवस मना लो कि कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इस दिन अडॉप्ट किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन डे कब होगा आपका? 26 नवंबर को। लेकिन 2 महीने बाद जो तारीख आने वाली है, इस तारीख को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना गया क्योंकि इससे ठीक 20 साल पहले चले 26 जनवरी 1930 को आपके देश में पहली बार आज़ादी मनाई थी। अजीब बात है, आज़ादी अब 20 साल पहले कैसी आज़ादी मनाई थी? ऐसी आज़ादी जो सिर्फ संकेतात्मक थी, प्रतीकात्मक थी, सिंबॉलिक थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसा मान के चलेंगे कि हम आज़ाद हो गए तो हम फेरियां निकालेंगे, हम उद्घोषणाएं करेंगे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और जगह जगह कल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे। और पहली बार बिना आज़ाद हुए हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 को आज़ादी का दिवस मनाया। नाम दिया सांकेतिक स्वाधीनता दिवस, सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे, कि कभी तो आज़ाद होंगे तब ऐसे खुशी मनाएंगे। अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ हमारे फंक्शन हो रहे थे लोगों को खूब पीटा, डंडे मारे, जेल में भर दिया, लेकिन हम नहीं बाज आए। हम 17 साल इस दिन को 1947 तक आज़ादी मनाते गए। 26 जनवरी आज़ादी, 26 जनवरी आज़ादी थी, वो सांकेतिक आज़ादी, अभी ओरिजिनल आज़ाद नहीं हुए थे। 1947 में बाय चांस हम लोग 15 अगस्त को सच में आज़ाद हो गए। ये अगर पढ़े लिखों की भाषा में कहूँ तो अंग्रेज हमारे देश को फ्री करके चले गए। आप आज़ाद नहीं हुए, आपको सिर्फ उनके जाने के कारण आज़ाद कह दिया जाता है। आज़ादी होती है जो छीनी जाए। अमेरिका आज़ाद हुआ था ब्रिटेन के चंगुल से, उसने आज़ादी छीन के हासिल की थी, और ब्रिटेन के ना चाहते हुए उसने अपने देश में अपनी सरकार बनाई थी, और ब्रिटेन कुछ नहीं कर पाया था। आपके देश से तो ब्रिटिशर्स को भागना पड़ा था क्योंकि उनकी अपनी ताकत खत्म हो गई थी, उनकी औकात उतनी बची नहीं थी कि वो भारत क्या किसी भी देश पे राज कर पाए। वरना श्रीलंका जैसा कैसे आज़ाद हो गया? वो भी तो आप ही के साथ था पहले, वो भी तो 48 में आज़ाद हुआ। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है 1947 से 50 के बीच कितनी कंट्रीज आज़ाद हुई, आप गूगल पे सर्च करके देखना, लंबी कतार है, आप अकेले नहीं हैं। तो इससे ये दिखता है कि पूरे वर्ल्ड में दुनिया आज़ाद हो रही थी। और वो आज़ादी किस कारण थी? क्योंकि जो लोग उपनिवेश बना के बैठे थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कमज़ोर हो गए, इसलिए वो अपना छोड़ रहे थे सब देशों को। इसी को हम आज़ादी का नाम दे देते हैं। तो आपने देखा, आपने 17 साल डंडे खाए, मार खाई, सिंबॉलिक आज़ादी बनाई 26 जनवरी को। जब आप 15 अगस्त को सच में आज़ाद हुए तो एक खुशी का एहसास हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो यूनियन जैक का झंडा था लाल किले पर, वो नीचे उतरा और आपका तिरंगा, देश का जो देश की आन बान शान था, पंडित नेहरू ने वो फहराया। तो ये हमारे लिए सच में प्राउड की बात थी कि हमारा तिरंगा अंग्रेजों के यूनियन जैक को नीचे उतार के और हमारा तिरंगा फहराया। तो अपने आप में एक प्राउड की फीलिंग थी, इसलिए हम 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मानते हैं। लेकिन 15 अगस्त से पहले हम 26 जनवरी को आज़ादी का दिन मानते थे, सिंबॉलिक, सांकेतिक। वो भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि असली में मार खाते हुए आज़ादी तो हमने 26 जनवरी को बनाई थी। तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने कहा ये जो किताब है ना, हम जिस दिन सच में आज़ादी मनाया करते थे ना, कि 17 साल मार खाते खाते भी आज़ादी, उस दिन इसको हम लोग पूरी तरह से लागू करेंगे। तो फिर 26 नवंबर को क्या करोगे? तो कुछ आर्टिकल्स, जैसे इस बुक में टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, या जिसको आप इंग्लिश में कह देते हैं आर्टिकल्स। तो क्या करेंगे, ये जो आर्टिकल्स है ना, इसके कुछ हिस्से बहुत लिमिटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अभी अपना लेते हैं 26 नवंबर 1949 को। तो कौन से अपनाएं? तो एक लिस्ट बना दी भाई, कौन कौन से अपनाएंगे। अब ध्यान से देखना, ये इनमें लिख दिया 5, 6, 7, 8, 9, ये अपना लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 ये सब नागरिकता के हैं, 5 से लेके 11 तक है ही नागरिकता। तो 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता वाले, ये हमने 26 नवंबर 1949 को शुरू कर दिए। ठीक है। कोई पूछ रहे नेहरू हिंदू था या मुस्लिम, तुम्हें क्या करना है इस फालतू के क्वेश्चन से, क्यों अपना दिमाग दौड़ा रहे हो? ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेहरू जी मुस्लिम थे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनके दादा परदादा टाइप के जो लोग थे वो इनमें मुस्लिम खून था, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये पंडित थे, ये हिंदू थे। तो ये पढ़े लिखे लोगों के लिए बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन है। और आज की स्थिति में तो तुम सच में बहुत ज़्यादा बदलो अपने आप को। अभी कल मैंने एक वीडियो देखी, रोहतक के पीजीआई में कोई आदमी भर्ती था, शायद आप लोगों ने भी देखी हो, वायरल हो रही थी वो। उस आदमी की कंडीशन बिल्कुल ये थी, उसने कहा मैं मरने से बचा हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता मैं सुबह देखूंगा कि नहीं देखूंगा। और उस आदमी ने इतना बेहतर बोला, सच में ऐसा लगा कि मरने के टाइम पे आदमी को फील होता है कि क्या गलत है और क्या ठीक है। और उसने कहा कि पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आईसीयू में वेंटिलेटर पे था वो आदमी, उसने दिखाया कि कितनी बुरी हालत है।
और उसने उस टाइम पे ये बात जो कही ना, सच में मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि क्या फायदा अब ये मंदिर बनाने का जो आपने इतने अरबों रुपए लगा के आप बना रहे हैं, या ये पार्लियामेंट हाउस बना रहे हैं, या कहीं आप मस्जिद में दान दे रहे हैं। जैसे इस टाइम पे वो सब चीजें कुछ काम नहीं आ रही। देश में वेंटिलेटर्स होने चाहिए, बेड्स होने चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होने चाहिए। जिनके घर वालों को तकलीफ है ना, वो इस बात को समझ सकता है। और उस आदमी का जब वो बोल रहा था ना, तो वेंटिलेटर पे था, उसके सांस से दिख रहा था कि ये बहुत ज्यादा परेशान है। और उस आदमी ने इतना बढ़िया बोला, उसने कहा पता नहीं मैं कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा, लेकिन मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस टाइम पे जब मौत आती है ना, तब कोई हिंदू और मुसलमान दिखाई नहीं देता। बोला आज सारे हिंदू मुसलमान एक है, और कोई नहीं पूछता ऑक्सीजन सिलेंडर के उस टाइम पे कि मुसलमान ने भरा है या ये डॉक्टर जो है मुसलमान है या हिंदू है। ये सब आपको फालतू की बातें तब बहुत याद आती हैं जब आप फिट एंड फाइन होते हैं। तो ये सब चीजें ना दिमाग में एक जहर घोल रखा है इन राजनेताओं ने। इससे बचना चाहिए हम पढ़े लिखे लोगों को। और इतनी बड़ी त्रासदी हमारे सामने हो गई, अब भी अगर हम बेवकूफ है ना, तो ही हम ये सोचेंगे कि हिंदू मुसलमान अलग है। सब एक हैं। सबसे पहली चीज है ह्यूमैनिटी है हम लोगों में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बहुत बाद की बातें हैं। हम सब में ये होना चाहिए कि मेरा देश है, मेरे देश का विकास कैसे हो। आज कितने डॉक्टर्स, नर्सेस, कितने लोग काम कर रहे हैं, वो पता नहीं कौन सी कम्युनिटी के हैं, और उनमें से कुछ घटिया लोग भी तो काम कर ही रहे हैं ना, जो गड़बड़ियां कर रहे हैं बड़े स्तर पे। क्या उनकी जात पात देखते हो तुम, या उनका धर्म देखते हो? आज ऐसा दौर है कि अब इस चीज को समझो। आगे कोई तुम्हें बेवकूफ बनाए किसी तरीके से, कभी मस्जिद की बात करे, कभी मंदिर की बात करे, तो तुम्हें अपने दिमाग में ये टाइम याद रखना कि जब ये दौर था ना देश में, तब किसी के दिमाग में, अब कहीं 0% भी दिमाग में नहीं है हिंदू मुस्लिम का फंडा। लेकिन जैसे इलेक्शन आएंगे तो बस वही दिखेगा कि हिंदुत्व और इस्लाम धर्म, इस्लाम खतरे में दिखने लगेगा और हिंदुत्व भी खतरे में आ जाएगा। ये तभी बकवासबाजी आती है जब देश में इलेक्शन आते हैं। अब इस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो नहीं दिख रही। तो इसलिए फालतू के क्वेश्चन कोई नहीं करेगा कि नेहरू क्या था। नेहरू जो भी था, नेहरू ने जो भी किया, अगर उसने अस्पताल बनवाए तो वो अच्छा आदमी था। उसके टाइम में अगर यूनिवर्सिटी बन गई तो वो अच्छा आदमी था। उसके टाइम में अगर देश का विकास हुआ, हमें क्या फर्क पड़ता है उसका क्या धर्म था, या आज मोदी जी का क्या धर्म है। हमें चाहिए बेसिक चीजें। तुम्हें और मुझे क्या मतलब कि हमारा कौन सा नेता किस धर्म का था, और किसी पढ़े लिखे लोगों को मतलब होना भी नहीं चाहिए। कल उस आदमी का बहुत ही बढ़िया था, सुनने लायक था वो, कि उस आदमी ने क्या कहा। जब उसने बताया कि बोला मेरे सामने 5 मिनट पहले एक लड़की आई थी, चप्पल मांग रही थी आईसीयू में, उसको वॉशरूम वगैरह जाना होगा। बोला 5 मिनट बाद पता चला कि तुम मर गई। तो वो बोला मुझे विश्वास नहीं हुआ। बहुत अच्छी वीडियो है, आपको मिल जाएगी। मतलब उस आदमी को देख के लग रहा है कि इंसानियत क्या चीज है, उसको अब समझ में आ गया। बहुत अच्छा मैसेज दिया, आप भी देखना। चलिए, 395 अनुच्छेद टोटल थे, जिनमें से कुछ हमारे देश के संविधान के लागू करने थे 26 नवंबर को। कौन कौन से हैं? तो 5, 6, 7, 8, 9 लागू करने थे, एक 60 लागू करना था, एक 324 लागू करना था। इधर लिख देती हूँ 324, एक 366 लागू करना था, एक 367, और एक 379, एक 380, और एक 388, और एक 391, 392 और 393। देखो जरा, ये 5 हुए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 लागू करने थे। ये 15 आर्टिकल हमें लागू करने थे 26 नवंबर को। टोटल 395 थे, जिनमें से आपको सिर्फ 15 लागू करने थे। अब ये ना जबानी याद होने चाहिए। पहली लाइन में से 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता वाले, जो 60s की लाइन है उसमें से सिर्फ एक है 60 वाला। इसमें राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है आर्टिकल नंबर 60, तो राष्ट्रपति वाला 60 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 324 इलेक्शन वाला है, 366, 67 में मिसलेनियस है, बहुत सारी बातें हैं, और 79, 80 में 370 आपको अगर पता हो तो कश्मीर वाला था ना, तो ये भी उसी टाइप के स्पेशल स्टेटस वाले टाइप के हैं। और उसके बाद 391, 92, 93 जो कि एंड होने वाला है, जिसमें कि बताया गया था देश के भाई, अब जैसे एक में तो नाम ही लिखा था हमारा, इसमें भारत के संविधान का नाम है, क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपके संविधान का नाम कहाँ लिखा है? आर्टिकल 393 में आपके संविधान की किताब का नाम लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ये 15 मैंने लिखे हैं, और एक 16वां जिसमें ये बात लिखी थी कि ये आर्टिकल लागू होंगे, उस आर्टिकल का नंबर है 394। यानी कुल मिला के 16 आर्टिकल्स हैं। 15 तो लिखित में है, और 16वें में ये लिखा है कि कौन से 15 लागू होंगे। तो 26 नवंबर को 395 में से महज 16 आर्टिकल लागू करने की बात की गई। 15 को लागू करना था, 16वें में ये लिख दिया था कि कौन से 15 आर्टिकल लागू होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से याद करना चाहिए ताकि दिमाग में बैठ जाए। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 इलेक्शन वाला, 366, 67, 379, 80, फिर 88, और उसके बाद 90s वाले। तो ये एंड,
ठीक है, तो इस तरह से ये आर्टिकल्स हैं जो आपके 26 नवंबर को लागू कर दिए। बाकी सब कब लागू किए? 26 जनवरी 1950 को। उस दिन आप भारत को गणतंत्र बनते हुए देख रहे थे। ये आपका पहला रिपब्लिक डे था और इस दिन आपने एक चीफ गेस्ट भी बुलाया। जैसे एक अपना था ना भाई, हमने देखो क्या अचीव कर लिया, तो आपने डॉक्टर सुकर्णो थे, डॉक्टर सुकर्णो इंडोनेशिया के हेड थे, इनको आपने अपना चीफ गेस्ट जो है इनवाइट किया था कि आप आइए और भारत जो है पहला रिपब्लिक डे मना रहा है और आप चीफ गेस्ट के रूप में आइए। तो ये परंपरा थी, हम विदेशियों को हर साल इनवाइट करते थे, पर ये कोरोना जब से आया तो इस साल तो ऐसा नहीं हो पाया। पिछली बार जो था वो कोरोना बहुत यूरोप में फैला हुआ था, तो वो यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। तो ये महामारी के चलते हम नहीं देख रहे, अदरवाइज हर 26 जनवरी को कोई ना कोई विदेशी, अमेरिका से हमने बुला चुके हैं, ब्रिटेन से, फ्रांस से, हमने सब देशों के जो ताकतवर बड़े देश है ना, चाहे छोटे मोटे जो हमारे दोस्त हैं, नेपाल, भूटान, हर जगह से आपने अपना चीफ गेस्ट किसी न किसी को इनवाइट किया हर साल, क्योंकि 70-73 साल तो आपको हो ही गए ना, तो हर साल एक एक देश से बुलाएंगे। तब भी आप सोचिए दुनिया के बड़े बड़े मेन देशों के लगभग जो हेड्स हैं वो आप बुला के अपने यहाँ और चीफ गेस्ट उनको इन्वाइट कर चुके हैं। 26 जनवरी को, पहली 26 जनवरी को डॉक्टर सुकर्णो बुलाए गए थे और इस तरह तुम्हारे देश ने 26 जनवरी 1950 को देखा कि भारत रिपब्लिक कहलाया, पहली बार हम गणतंत्र कहलाए। और उससे ठीक 2 दिन पहले एक बैठक थी जो मैंने आपको परसों बताई थी, 24 जनवरी 1950। सब लोग प्रेजेंट हुए और सब ने कहा भाई आज हम लोग जो है, लास्ट बैठक है, आज के बाद संविधान सभा खत्म हो जाएगी और संविधान सभा संसद के रूप में काम करना स्टार्ट कर देगी। मैंने आपको समझाया था संविधान सभा के एक सिक्के के 2 पहलू थे ना, एक तरफ संविधान सभा, फिर वही घूम के बन गई थी संसद। और याद करो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी से पहले 1946 से लेकर 1950 तक आपके देश के ये थे संविधान सभा के अध्यक्ष, फिर 24 जनवरी को ये संविधान सभा के अध्यक्ष पद से सीधे क्या बन गए? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 योर सेशन हैज एक्सपायर्ड लिखा हुआ है इसमें, एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को आपके देश की अंतिम बैठक थी संविधान सभा की और मैंने परसों भी आपको डिटेल से बताया था। इस दिन आपने अपना राष्ट्रपति, अपना राष्ट्रगीत और अपना राष्ट्रगान, ये 3 चीजें कंफर्म की थी। राष्ट्रपति तो एज इट इज बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके स्थायी अध्यक्ष थे, बिहार गांधी थे, देश रत्न थे, यही बन गए। और राष्ट्रगीत और गान मैंने बहुत डिटेल से उस दिन आपको समझाया था। बंकिम चंद्र चटर्जी 1874, 1882, आनंद मठ, सन्यासी विद्रोह 65 सेकेंड 1 मिनट 5 सेकेंड, और संस्कृत भाषा कुछ शब्द बांग्ला के, और 1911 में गाया लिखा, 12 में छपा, 13 में प्राइज मिला, 19 में इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब जिसने क्लास ली उसको ये सारी बातें समझ में आएंगी। अब मैं समझा नहीं रही, मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ उस बात को। 52 सेकेंड, कभी कभी धुन बजती है 20 सेकेंड की, बांग्ला भाषा में मेन, कुछ शब्द संस्कृत के, आर.एन. टैगोर। आप सब समझ गए मैंने क्या बताया। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक पर ये 3 चीजें फाइनलाइज हुई और 26 जनवरी जिस दिन आपके देश को गणतंत्र घोषित किया गया, उस दिन आपने एक चीज अपनाई थी बस। 26 जनवरी 1950 को आपने अपने देश से जुड़ा नेशनल एम्बलम अपनाया था। नेशनल एम्बलम, एम्बलम जानते हैं ना आप लोग, वो जो हर सिक्के पर है, हर कॉइन पर है, हर नोट पर है, हर सरकारी कागज पर है, कोर्ट के हर कागज पर है, कहीं आप जमीन की रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो हर कागज पर है, आप एफिडेविट बनवाते हैं तो हर कागज पर है। आप समझ गए हैं, जिसमें कि वो 4 शेर हैं लेकिन विजिबल सिर्फ 3 शेर हैं, और उन शेरों के 3 जो दिखते हैं आपको, असलियत में 4, उनके नीचे एक ऐसी पट्टी है जिसमें बीच में ऐसा वो 24 तीलियों वाला चक्र है, स्पोक्स जिसको बोलते हैं, तीलों को स्पोक्स भी कहते हैं ना। तो कितनी स्पोक्स हैं? तीलियां हैं तो 24, और उसके एक तरफ छपा हुआ है सांड, वृषभ या बैल कह लीजिए या बुल कह लीजिए, और एक तरफ छपा हुआ है घोड़ा। आप जहां कहीं भी कोई भी सिक्का आपके पास है, नोट आपके पास है, आप उसको उठा के ध्यान से देखेंगे ना, तो वो 3 शेर जो विजिबल है, उनके पीछे का शेर दिखता नहीं है लेकिन 4 शेर है, और उनके ठीक नीचे की पट्टी में एक तरफ घोड़ा बना हुआ है और एक तरफ बैल बना हुआ है, और बीच में चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये हमारा नेशनल एम्बलम है, पूरे देश का एक एम्बलम है, चिन्ह है,
और ये हर सरकारी कागज पर, हर सरकारी जो भी चीज होगी, जहां कहीं सरकार का कोई बड़ा ऑर्डर होगा, आप देखना ये वाली मोहर आपको दिखाई दे जाएगी। और इसके अलावा हर नोट पर, हर सिक्के पर, चाहे किसी भी वैल्यू का हो, आपको ये मिल जाएगा। हर न्यायालय के कागज पर, जहां जहां मेन कागज आपने देखे हैं ना, उन सब पे आपको ये मोहर मिलेगी। और ये मोहर का मतलब है ये आपके देश का चिन्ह है, आपका नेशनल सिंबल है। सिंबल्स तो बहुत सारे, ये नेशनल एम्बलम है। सिंबल्स में फिर आपका गान, गीत, जानवर, पक्षी सब आते हैं, क्योंकि वो तो बहुत सारे हैं। ये एम्बलम है, राजकीय चिन्ह है आपका, आपके देश को दिखाता है ये। ठीक है, ये कब अपनाया आपने? 26 जनवरी को। यानी बाकी सारी चीजें 24 जनवरी को अपना ली थी, लेकिन 26 जनवरी को फाइनल डेट पर, जिस दिन इसको आपने रिपब्लिक अपने आप को घोषित किया, उस दिन आपने ये एम्बलम चुना था। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा ये। तो इस तरह से हमने देखा कि संविधान एक लंबा सफर करते करते ये किताब हमारे सामने लिखकर तैयार हो गई। लिखनी स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी लेटेस्ट स्टेज में, लेकिन पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो अब एक बार डेट अगर देखें हम स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले बात करते हैं मार्च की, जब कैबिनेट मिशन भारत आया। इनके कहने पर हमने जुलाई में इलेक्शन कंडक्ट कराए और 389 टोटल मेंबर चुने गए। इनमें बहुत कम थे मुस्लिम लीग के 73, तो उन्होंने हमारी इस कांग्रेस को मान के कि कांग्रेस ही इनकी मुखिया, इसका बाइकआउट किया। और जब हमने दिसंबर में अपनी बैठकें स्टार्ट की 9, 11, 13, तो 9 तारीख को सचिदानंद सिन्हा को, क्योंकि वो एज थे, एक्सपीरियंस से, अध्यक्ष बनाया। 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और 13 को उद्देश्य प्रस्ताव। फिर ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने में टाइम लग गया और जनवरी 1947 आ गया। ये सब घटनाएं थी 1946 की। अब आ गया 1947, आपका उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। ये देखो ध्यान से, 1947 की जनवरी में आपका उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, एक घटना। ठीक है, इसके बाद मार्च में आपके देश में माउंटबेटन आएंगे वायसराय बनके, और उसके बाद आजादी की एक लंबी सी कहानी, क्योंकि अंग्रेजों को हम पावर ट्रांसफर करनी थी, भाग नहीं रहे थे, पावर दे के भाग रहे थे, तो इसीलिए लंबा टाइम लगा। जुलाई का महीना आ गया था, उनके वहाँ उनकी लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ और फाइनली आप अगस्त में भारत आजाद हो गया। 15 अगस्त को भारत की आजादी और 29 अगस्त 1947 को आपने अपनी कमेटी बना दी, जिसको मेन काम करना था, जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके मुखिया कौन थे? भीमराव रामजी अंबेडकर मुखिया थे इसके। इसके बाद ढेरों कमेटी बनी, सब कमेटीज ने अपना अपना काम किया और काम करते करते इन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन तक का समय लगा के 11 सेशंस इसके चले और एक अंतिम बैठक भी हुई इसकी, लास्ट बैठक। अंतिम बैठक कब हुई आपको अच्छी तरह पता है, 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई। पेपर में अगर सेशंस पूछेंगे 11, 13, 18 तो पता है 11, और अगर अंतिम बैठक को भी ऐड करेंगे, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, तो 12। ठीक है, और इस तरह से इन 11 सेशंस में टोटल अगर मैं कहूँ 2 साल 11 महीने 18 दिन में, तो 165 दिन तक ये काम हुआ था। देखिए, जैसे हम कहते हैं एक साल बच्चा पढ़ता है क्लास में, पूरा साल थोड़ी जाता है, सिर्फ 210 या 220 दिन होती है पढ़ाई 365 में से। ये नियम है, कानून है। ये 210 दिन से ज्यादा आप 211वें दिन किसी स्कूल को लगा ही नहीं सकते, ये रूल का उल्लंघन हो जाएगा। कोई भी छोटा स्कूल जो होता है ना, जहाँ 5वीं तक के बच्चे हैं, लिखित में है ये हमें पढ़ाया गया था 210 दिन क्लास होनी चाहिए। वो छुट्टियां आपको देनी है 100-150, कैसे ही दो, कभी 10 दिन के नाम पे, कभी 2 महीने के नाम पे, कभी दिवाली, दशहरा ब्रेक, आपको सिर्फ 210 दिन स्कूल लगाना है। 211वें दिन स्कूल नहीं लगता छोटे बच्चों का, और बड़ों का 220 दिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे 165 दिन इनमें से निकालने हैं ये, यानी पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन हर रोज किसी ने काम नहीं किया तो अपने पार्ट पे किया। जो बैठकें हुई वो 165 हुई, 165 दिन, और 165 में से 114 दिन तक तो मेन काम किया ड्राफ्टिंग का। तो मेन जो काम था ड्राफ्ट तैयार करना, उसने सबसे, तभी तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे। तो टोटल डेज पूछे तो 165, इनमें से 114 दिन ड्राफ्टिंग का काम हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन तो कहने की बात है, रियलिटी ये है कि टोटल डेज निकालें तो 165 निकलते हैं, और उसमें से 114 दिन तक ड्राफ्टिंग का काम हुआ। और फाइनली आपने देखा आपका ये संविधान 26 नवंबर 1949 को लिखकर तैयार हुआ। और 26 नवंबर को कितने आर्टिकल्स? 15 लागू करने। ये कहाँ लिख दिया आपने? एक आर्टिकल में। कौन से आर्टिकल में? 394 में। 15 की सीरीज कैसे याद करेंगे? 5, 6, 7, 8, 9, 60 था, 324 था,
366 था, 367 था, इधर फिर 379 था, 380 था, 388 और लास्ट सीरीज में क्या था 391, 392 और 393। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, और ये सब लागू होंगे ऐसा कहाँ लिखा था, इस एक में, जिसको आप कहते हैं आर्टिकल नंबर 394। तो कुल कितने लागू हुए 16, लेकिन कितने लागू होने हैं ये लिखने वाला है 16, असली लागू होने वाले हैं 15। ठीक है, इसके बाद 26 जनवरी से पहले एक दिन पहले 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक, और 3 चीजें फाइनल, राष्ट्रपति कौन होगा, राष्ट्रगीत क्या होगा और राष्ट्रगान क्या होगा। अगर तुम भूल जाओ, कंफ्यूज होते हो तो ऐसे याद कर लो, गीत गाने के लिए 2 दिन पहले प्रैक्टिस की गई होगी, ऐसे मैंने तो ऐसे ही याद किया था। गान गाने के लिए भाई राष्ट्रगान भूल ना जाए, 26 को तो गाने थे तो प्रैक्टिस की। राष्ट्रपति ने भी अपनी स्पीच तैयार की होगी, ऐसा सोच लो, चाहे हुआ चाहे नहीं हुआ, 2 दिन प्रैक्टिस में लग गए। 26 जनवरी को जिस दिन आप गणतंत्र कहलाए, आप रिपब्लिक कहलाए, फर्स्ट जो आपका रिपब्लिक डे था, इस दिन आपने वो जो एम्बलम था जिसमें 4 शेर हैं, घोड़ा है और वृषभ या सांड या बैल है और वो चक्र है, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, तो इस दिन आपने फाइनल डे पर अपना जो नेशनल एम्बलम है इसको अपना लिया था। ठीक है, फिर गलती नहीं होगी। तो इनको प्रैक्टिस करनी थी बोलने की, गाने की, तो इनको 24 तारीख को कह दिया भाई तुम हो फाइनल, और इसमें कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं थी 26 जनवरी 1950 को। इस तरह से आपके देश के संविधान का एक बैकग्राउंड हमें समझ में आया कि क्या क्या कुछ था इसमें। है क्या, वो तो पूरा पॉलिटिकल साइंस ही है कि इसमें है क्या, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमएलसी सब कुछ है, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन एक होता है ना एक बेसिक स्ट्रक्चर कि फाइनली ये किताब कब लिखी गई, कितने लोगों ने लिखी। इसमें उस टाइम पे 64 लाख के आसपास का खर्चा हुआ था, और ये किताब अगर नॉर्मल किताब होती जैसी मेरी तुम्हारी किताबें हैं तो 1 साल बाद अपनी किताब की हालत देखिए, फटने को हो जाती है। 4 साल पुरानी किताब देखो, पीले पन्ने पड़ गए, अजीब सी हो गई, और 10 साल बाद कभी देखोगे पुरानी किताब को तो बहुत अजीब लगेगी, पढ़ नहीं पाओगे, एक एक पन्ना अलग अलग पीलापन आ जाएगा और ऐसा लगता है पेपर खराब होने की स्थिति में आ गया। ये तो 50 में लिख के तैयार कर दी थी आपने, कितने साल बीत गए, 71 साल बीत गए, तो किताब तो गल सड़ नहीं जाएगी क्या। इसलिए इस किताब को हीलियम बॉक्स में रखा गया। हीलियम आप जानते हैं ना, गैस है, हीलियम बॉक्स स्पेशल डिजाइन करके बनाया गया, और इसको नाइट्रोजन का एक चैम्बर तैयार किया गया, नाइट्रोजन चैम्बर यहाँ रखी गई है। ये तो आप सोचो, ये गैस है दोनों, इनका चैम्बर और इनका बॉक्स, तो ये भी कितनी कीमती चीजें होंगी। इनके अंदर ना हवा घुसती है और ना ही कोई बुक वॉर्म या कोई किताब में जो कीड़े लग जाते हैं ना वो इसमें लगने वाले, क्योंकि क्या पता ये संविधान आपका 2000 साल चलना हो। अगर भारत का सिस्टम नहीं बदला, ये किताब एज इट इज चलती गई चलती गई चलती गई, तो क्या पता 2000 साल बाद भी यही चल रहा हो और वो कहें कि 1950 में हमारा कभी पूर्वजों ने संविधान लिखा। तो किताब तो होनी चाहिए ना। ओरिजिनल संविधान आपका बहुत केयर के साथ रखा हुआ है, और ये संसद भवन के ही अंदर एक नाइट्रोजन चैम्बर बनाया हुआ है, और वहीं पे एक छोटा सा हीलियम का बॉक्स है जिसके अंदर ओरिजिनल संविधान की किताब एज इट इज सेफ पड़ी हुई है। उस ओरिजिनल को बार बार नहीं पढ़ने के लिए खोलना है। तो जिस दिन वो अपनाई गई थी ना, उसी के पैरेलल 2, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ओरिजिनल जैसी कॉपी रख दी गई थी कि भाई जो भी जरूरत पड़ेगी तो इनको देखा जाएगा। अब बार बार रोज उस बक्से में से किताब निकालेंगे तो किताब खराब हो जाएगी। तो जो बिल्कुल ओरिजिनल है ना, वो एज इट इज सेफ और सिक्योर है। बाकी उस 2 के बाद तो फिर लाखों प्रतियां बिक गई भाई, क्योंकि जो लॉ पढ़ते हैं, जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने जाते थे, या जो अपने यहाँ आज भी लॉयर्स हैं, तो उनको यही तो पढ़ना होता है। उनको सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए, पावर्स पता होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पता होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। आपको और मुझे कोई लॉयर थोड़ी बनना है ना, हमें कहीं मजिस्ट्रेट बनना। तब भी आप देखो, एक नॉर्मल नागरिक को भी संविधान का कितना बड़ा पार्ट याद करना पड़ता है। तो जो लोग इसी फील्ड में, इसी बिजनेस में है, उनको तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। आज तो संविधान की हजारों, लाखों, करोड़ों प्रतियां मार्केट में अवेलेबल है, मेरे पास भी है, इसलिए बता रही हूँ। आज कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉपी करके दिया गया सब कुछ। ओरिजिनल जो है वो सेफ हैंड रखा है इस तरह की जगह पे। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। अब इस टॉपिक को फिर, जैसे कल है प्रस्ताव, कल तो छुट्टी रहेगी, मंडे को, अब मैं ये बेसिक चीजें समझ में आ गई ना, अब इसको थोड़ा सा पीडीएफ से भी पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को किताबी भाषा भी समझ में आ जाए। आज इतना ही पड़ेगा। हाँ, अंडरलाइन की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे किताब पूरा पीडीएफ खुलवा दूंगी और एक एक शब्द पढ़ दूंगी उसमें से। तो तुम्हें जैसे एक चीज बेस अगर पता है ना, तो किताब पढ़नी होती है आसान। अगर आपको बेस नहीं पता तो किताब बहुत टफ होती है। अब मैं किताब ही पढ़ाऊंगी, हर टॉपिक को पहले समझाऊंगी, फिर उसको किताब से पढ़ाऊंगी, फिर उसका एक पेपर ले लेंगे। तो उससे ये होगा कि समझ भी आ गया, किताबी भाषा भी पता चल गई और पेपर भी दे दिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।